वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लिंकेज या संलग्नता के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले हमें समझना है कि संलग्नता किसे कहते हैं। देखो, एक ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम पर कोई एक जीन उपस्थित है। ये हमें ध्यान रखना है, ये एक कोई भी जीन उपस्थित है और एक जीन के दो एलिल्स होते हैं, एक कैपिटल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, स्मॉल। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये इसी का समजात जोड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। और समजात जोड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी एक क्रोमेटिड्स का ये जोड़ा है और जो कि एक गुणसूत्र का निर्माण करेगा, दूसरा क्रोमेटिड्स का ये जोड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से है, दूसरा गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर एक जीन उपस्थित है, वो हमें ध्यान रखना है, बी और स्मॉल बी उपस्थित है। अब देखो, मेंडल का हमने नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमने क्या पढ़ा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा था। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है उस पर उपस्थित जीन्स या कारक होते हैं, वे जीन या कारक होते हैं, वे अपनी पृथक पृथक वंशागति दर्शाते हैं। यानी इन्होंने बताया कि एक गुणसूत्र उपस्थित ये जीन है वह दूसरे गुणसूत्र उपस्थित जीन से प्रभावित नहीं होता है। यानी इन दोनों की वंशागति क्या होती है? पृथक पृथक होती है। यानी इस नियम के अनुसार आप ध्यान देंगे तो ए, और आपको ध्यान रखना है यहाँ से बी क्रोमोसोम आ सकता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ से ए और यहाँ से स्मॉल बी क्रोमोसोम ये आ सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं भी बन सकती है। दूसरी संभावना ये भी बन सकती है कि यहाँ से बी, और आप ध्यान दीजिए तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बी आ रहा है और साथ में यहाँ से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, सॉरी यहाँ पर स्मॉल ए लिखना है, ये स्मॉल ए आ रहा है यहाँ पर, स्मॉल ए, और स्मॉल ए के साथ में आप ध्यान दीजिए तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल बी क्रोमोसोम इसके साथ आ सकता है या स्मॉल बी क्रोमोसोम आ सकता है। इन सब की संभावनाएं होती है वह बराबर होती हैं। यानी प्रत्येक जो गुणसूत्र होगा उस गुणसूत्र की जो वंशागति होती है वह पृथक पृथक होती है। यानी प्रत्येक गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वे अपनी वंशागति पृथक पृथक दर्शाते हैं। तो ये तो नियम कौन सा कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है। अब देखो, फिर उसके बाद में प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि ऐसा कुछ स्थितियों में देखा जाता है, कुछ स्थिति में ऐसा भी होता है कि जब जीन्स आपस में एक दूसरे के ज़्यादा समीप हो, यानी एक दूसरे के ज़्यादा दूर नहीं हो या एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो। जैसे कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये तो इस प्रकार की स्थिति कब है? जब जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित है। एक स्थिति तो कब हो सकती है? जब गुणसूत्रों पर जीन्स क्या है? अलग अलग उपस्थित है, या फिर जीनों के मध्य इतनी दूरी होती है कि वे एक दूसरे के समीप नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाते हैं। परंतु कुछ जीवों में ऐसा देखा गया कि जैसे कि यहाँ पर एक जीन है, वह कौन सा है? ए, और ये है, हमें ध्यान रखना है। दूसरी संभावना है इसी गुणसूत्र पर, सेम क्रोमोसोम पर ये बी है और ये स्मॉल बी है, इनके मध्य की दूरी कम है। दूरी कम होने के कारण से आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से अलग अलग जो चार कॉम्बिनेशन बने थे उसकी बजाय ए और बी के साथ आने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनके साथ आने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए ये स्मॉल बी और स्मॉल ए है, इनके साथ आने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज या संलग्नता कहा जाता है। तो इसे हम लिंकेज कहेंगे या संलग्नता कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, लिंकेज या संलग्नता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन में क्या डिफरेंस होता है। यानी स्वतंत्र अपव्यूहन कब दर्शाएगा? या तो जो जीन्स है वह अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित है उस प्रकार की परिस्थिति में, या फिर आपको ध्यान रखना है कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन होते हैं वो इतने दूर होते हैं कि उनमें संलग्नता नहीं होती है, यानी उनमें आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाया जाता है। तो यहाँ आपको परिभाषा निकालनी, संलग्नता किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इनकी शर्त क्या है? एक ही गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर
स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होना, यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन है, वो जीन होते हैं वे एक साथ वंशागत होते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होते हैं, वंशागत होते हैं। एक गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं, वे एक साथ वंशागत होते हैं एवं स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं, अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं, यानी ये स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं तो इसे सहलग्नता कहते हैं। तो इस परिघटना को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे जीन सहलग्न कहलाते हैं। तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, सहलग्न जीन कहलाते हैं। तो ऐसे जीन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सहलग्न जीन। जैसे कि यहाँ पर ए और बी जीन है, ये साथ रहने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इस प्रकार के जीन होंगे, ये कौन से जीन हो जाएंगे, सहलग्न जीन होते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन होता है वो नहीं दर्शाते हैं, ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, सहलग्न कहते हैं। सहलग्न जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सहलग्न जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना ही क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। वंशागत होना क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लिंकेज या सहलग्नता किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं, इस प्रकार की परिघटना को हम क्या कहते हैं, सहलग्न जीन कहते हैं। और सहलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता या लिंकेज कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सहलग्नता या लिंकेज किसे कहा जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस भी ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होगा, जब या तो आपको ध्यान रखना है जीन्स होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, या दूसरी परिस्थिति आपको ध्यान रखनी है कि जीन्स के मध्य इतनी दूरी होती है कि उनमें सहलग्नता नहीं होती है। सहलग्नता दूरी के साथ में आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ने के साथ जीनों की जितनी अधिक दूरी होगी उतनी सहलग्नता क्या होगी, कम। जीन जितने समीप होंगे उतनी सहलग्नता क्या होगी, अधिक होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक ही गुणसूत्र उपस्थित जीन है, एक साथ वंशागति दर्शाते इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सहलग्नता कहा जाता है। इस बारे में सबसे पहले अध्ययन क्या था, वह दो वैज्ञानिकों का नाम हमें ध्यान रखना है, एक बेटसन एवं दूसरा पुनेट। तो ध्यान दीजिए, दो वैज्ञानिकों का नाम हमें ध्यान रखना है, एक तो बेटसन और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, पुनेट। एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है बेटसन एवं दूसरे वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है कौन से, पुनेट। बेटसन एवं पुनेट ने, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अपना कार्य किया वो मीठी मटर पर किया था। मेंडल ने किया था उद्यान मटर पर, इन्होंने किस पर किया था, मीठी मटर पर अपना कार्य किया, जिसका वैज्ञानिक नाम है लैंथाइरस ओडोरेटस। लैंथाइरस ओडोरेटस। इस प्रकार से लैंथाइरस ओडोरेटस नामक जो मीठी मटर है इस पर इन्होंने अपना कार्य किया था। तो इन्होंने अपना कार्य किया था वो किस पर किया था, मटर के पादप पर, मीठी मटर पादप पर इन्होंने अपना कार्य किया, ये हमें ध्यान रखना है। और ये मीठी मटर के पादप में इन्होंने कार्य करते हुए एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में इन्होंने जो कण एवं पुष्प लिए उसमें आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है नीले पुष्प एवं आपको ध्यान रखना है लंबे परागकण हैं, जो कि प्रभावी लक्षण है। लंबे परागकण हैं, उन परागकण वाले पुष्पों का इन्होंने जो संकरण करवाया वो आपको ध्यान रखना है लाल पुष्प एवं आपको ध्यान रखना है गोल परागकण वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया। इनके मध्य संकरण करवाने के फलस्वरूप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने कौन से पुष्प लिए हैं, नीले पुष्प एवं लंबे परागकण। यहाँ पर इन्होंने लाल पुष्प लिए हैं, और आप ध्यान दीजिए
और गोल परागकण वाले पुष्प लिए। अब ध्यान दीजिए, ये तो इसकी कौन सी पीढ़ी है? पेरेंटल पीढ़ी है, जनक पीढ़ी है। अब जनक पीढ़ी से किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। यहाँ पर युग्मक बनेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर युग्मक बनेंगे इस प्रकार से। इन युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप जो F1 संतति प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी। और F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे होंगे उनके अंदर किस प्रकार के पुष्प होंगे? तो आपको ध्यान रखना, नीले पुष्प होंगे। सभी पुष्प किस प्रकार के होंगे? नीले पुष्प। एवं आपको ध्यान रखना है, परागकण कैसे होंगे? लंबे परागकण होते हैं। तो नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त हुए। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, इन्होंने इन नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पुष्प, जो लंबे परागकण वाले पादप है, इन पादपों का इन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाया। यानी यहाँ पर इन्होंने कौन सा क्रॉस करवाया? परीक्षण क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। ध्यान दीजिए, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस किससे कहते हैं? परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण है वह किसके साथ करवाते हैं? अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में करवाते हैं। अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में करवाते हैं। तो अप्रभावी समयुग्मजी जनक के साथ में हमने इनका क्या करवाया? संकरण करवाया। तो इनका संकरण किसके साथ में करवाया? अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में संकरण करवाया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने किसके साथ संकरण करवाया? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में करवाया। अब करवाने के फलस्वरूप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। यहाँ युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे? मैंने एक सूत्र आपको बताया था जब पढ़ाया, उसमें 2n, यानी n का मतलब विषम युग्मजी संख्या। विषम युग्मजी कितने? 1 और 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने युग्मक बनेंगे? 4 युग्मक बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक युग्मक बनेगा Bl, दूसरा युग्मक बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है B, और आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है? B और स्मॉल l। फिर उसके बाद दूसरा युग्मक, तीसरा युग्मक कौन सा बना? स्मॉल b और कैपिटल L, और स्मॉल b और कैपिटल L, स्मॉल l, सॉरी। ये इस प्रकार से याद ध्यान रखना है, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। यहाँ पर कैपिटल B और कैपिटल L है। अब इनमें संकरण करवाने के फलस्वरूप जो अगली पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी, वह इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ से कौन आएगा? कैपिटल B, और यहाँ से कौन आएगा? स्मॉल b, यहाँ से कैपिटल R और यहाँ स्मॉल l। यानी यहाँ पर पुष्प कैसे होंगे? नीले पुष्प एवं लंबे परागकण होंगे। एवं परागकण कैसे होंगे? लंबे परागकण वाले पुष्प प्राप्त हुए। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कैपिटल B, और आप ध्यान दीजिए साथ में कौन सा है? कैपिटल B के साथ कौन सा आएगा? स्मॉल b और स्मॉल l और स्मॉल l। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, परागकण तो कैसे हैं? गोल, और पुष्प कैसे? नीले पुष्प। तो ध्यान दीजिए, नीले पुष्प एवं आपको ध्यान रखना है गोल परागकण। कैसे परागकण है? गोल परागकण, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले में ध्यान दीजिए, यहाँ से स्मॉल b, यहाँ से भी स्मॉल b, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से कौन सा आ रहा है? कैपिटल L और स्मॉल l। तो आप ध्यान दीजिए, पुष्प कैसे? लाल पुष्प है। कैसे पुष्प है? लाल पुष्प है। एवं कैसे परागकण है? लंबे परागकण है। तो इस प्रकार से परागकण कैसे होंगे? लंबे एवं लाल पुष्प। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो यहाँ कैसे आ रहे हैं? स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l, यानी पुष्प भी कैसे? लाल पुष्प है। एवं आपको ध्यान रखना है परागकण कैसे हैं? तो आपको ध्यान रखना है गोल परागकण है। ये इस प्रकार से पौधे प्राप्त हुए। अब इन पौधों का जो है वह अपेक्षित अनुपात मेंडल के नियमानुसार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार अपेक्षित अनुपात क्या आना चाहिए? अपेक्षित अनुपात हमें 1:1:1 प्राप्त होना चाहिए। मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अनुसार इन सब की संख्या या इन सब की संभावनाएं वो बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार का आना चाहिए। जबकि आपको ध्यान रखना है जो प्राप्त अनुपात है वो इससे भिन्न प्राप्त हुआ। प्राप्त अनुपात है वो इससे भिन्न प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? तो आप ध्यान दीजिए, इनकी संख्या थी 7 और इनकी 1:7, इनकी 7, इनकी भी 1:7 थी और इनकी 7 थी। तो इस प्रकार का अनुपात प्राप्त हुआ। यानी वास्तव में हमें प्रयोग में देखा गया कि पौधे हैं वह किस अनुपात में प्राप्त हुए? इस अनुपात में प्राप्त हुए। जबकि प्राप्त क्या होना चाहिए? इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए था। यानी यह मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पालन नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया को
इन्होंने बेटसन और पुनेट ने युग्मन या कपलिंग नाम दिया। तो इससे इन्होंने नाम क्या दिया, युग्मन या कपलिंग नाम दिया। जबकि इन्होंने ये जो संलग्नता शब्द अभी तक इन्होंने नहीं दिया था, तो ये हमें ध्यान रखना, इन्होंने इसे कपलिंग नाम दिया। सेकंड इन्होंने प्रयोग किया, वह आपको ध्यान रखना है, क्या किया कि इन्होंने नीले पुष्प लिए, नीले पुष्प एवं आपको ध्यान रखना है गोल परागकण वाले पादपों का संकरण करवाया। वह आपको ध्यान रखना है कि लाल पुष्प एवं इन्होंने आपको ध्यान रखना है कि गोल की जगह कौन से लिए, लंबे परागकण लिए। इस प्रकार का संकरण करवाया, यानी जनक चेंज कर दिए। ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब इसमें चेंज करने के फलस्वरूप यहाँ पर कौन से होंगे, नीले पुष्प है, ये हमें ध्यान रखना है, और लंबे परागकण है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो लाल पुष्प एवं लंबे परागकण वाले पौधे हैं, ये हमें देखते हैं, गोल परागकण वाले पौधे हैं। अब युग्मक बनेंगे, और युग्मक इस प्रकार से बनते हैं, यहाँ भी युग्मक बनेंगे और ये इस प्रकार से युग्मक बनेंगे। युग्मकों के बाद में F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, बी और स्मॉल बी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ भी पौधे होंगे, वे सभी किस प्रकार के होंगे, नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले होंगे, नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले होंगे, लंबे परागकण वाले होंगे, नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले पौधे होंगे। इन पौधों का इन्होंने फिर से क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सा क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, परीक्षण संकरण करवाया। किसके साथ में टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, अप्रभावी के साथ में करवाते हैं, तो अप्रभावी के साथ में हमने इनका टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के फलस्वरूप यहाँ तो सेम टू सेम युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक इस प्रकार से बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से, बी, और आप ध्यान दीजिए ये इस प्रकार से यहाँ आपको ध्यान रखना है युग्मक बनेंगे, वह कौन से बनेंगे, तो आप ध्यान दें यहाँ पर बी, और कौन सा होगा, तो आप ध्यान दीजिए बी के साथ में ये एक तो एल ये आ सकता है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है बी और स्मॉल एल। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर युग्मक बनेंगे वो कौन से बनेंगे, स्मॉल बी, स्मॉल कैपिटल एल, और स्मॉल बी और कैपिटल एल के बाद में ये इस प्रकार से युग्मक बनेंगे, सेम टू युग्मक बनेंगे। अब युग्मकों का संकरण करवाने के फलस्वरूप, टेस्ट क्रॉस करवाने के फलस्वरूप जो F2 संतति प्राप्त होगी वह इस प्रकार से प्राप्त होगी। यहाँ पर बी और उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कौन सा आएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कैपिटल बी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कैपिटल बी नहीं है, यहाँ स्मॉल बी है, स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल बी, स्मॉल एल इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब प्राप्त होने के बाद में ध्यान दीजिए अगली जनरेशन्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर अनुपात क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी ये पुष्प किस प्रकार के हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पुष्प है वह नीले एवं आपको ध्यान रखना है कैसे हैं, लंबे परागकण वाले हैं। यहाँ पर पुष्प कैसे हैं, तो आपको ध्यान रखना नीले एवं गोल परागकण वाले हैं, नीले और कैसे हैं, गोल परागकण वाले। यहाँ पर कैसे हैं, तो आपको ध्यान रखना लाल एवं लंबे, लाल एवं कैसे हैं, लंबे हैं। यहाँ पर किस प्रकार के हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कैसे हैं, लाल एवं गोल है, लाल एवं गोल है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर जो नीले और लंबे हैं उनका केवल 1 अनुपात था, यहाँ पर जो नीले और गोल थे उनका 7 अनुपात था, और यहाँ पर लाल एवं लंबे थे उनका भी 7 अनुपात था, और इनका 1 अनुपात था। यानी यहाँ पर जो जनक थे उन जनकीय लक्षणों का यहाँ पर, और ये इस प्रकार से जनकीय लक्षण थे ये यहाँ पर, तो जनकीय लक्षणों की संख्या अपेक्षाकृत रूप से जो नए रिकॉम्बिनेट थे उनकी तुलना में कम थी। यहाँ जनकीय लक्षण यहाँ भी कम थे, यहाँ भी कम थे। इस घटना को इन्होंने नाम दिया, वो आपको ध्यान रखना है प्रतिकर्षण नाम दिया, रिपल्सन नाम दिया, प्रतिकर्षण नाम दिया। युग्मन एवं प्रतिकर्षण की प्रक्रिया होती है।
यह इस प्रक्रिया में क्या देखा गया कि जनकीय संयोग होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, यानी नए संयोगों की अपेक्षा जनकीय संयोग होते हैं, यानी उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके संयोग होते हैं वे अधिक देखे गए, और पेरेंट्स के संयोग अधिक देखने की घटना है उसे ही हम क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। यानी युग्मन और प्रतिकर्षण दोनों एक ही होते हैं जिसे संलग्नता कहा गया, परंतु इन्होंने इस बारे में नहीं बता पाए, केवल इतना बताया था इन्होंने, कौन से, युग्मन एवं प्रतिकर्षण के बारे में बताया था। वह किसने बताया था, बेटसन एवं पुनेट ने बताया था। तो संलग्नता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था बेटसन और पुनेट ने, और इन्होंने ये दो प्रयोग करके युग्मन एवं प्रतिकर्षण के बारे में बताया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे टी.एस. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ध्यान दीजिए, अगले वैज्ञानिक का नाम हमें ध्यान रखना है, टी.एस. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एस. मॉर्गन। ध्यान दें, वैज्ञानिक का नाम क्या ध्यान रखना है आपको, टी.एस. मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने अपना कार्य किया था वह किस जंतु पर किया था, तो आप ध्यान दीजिए, ड्रोसोफिला पर इन्होंने किया था, फल मक्खी जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला पर अपना कार्य किया, और इन्होंने क्या बताया कि जो बेटसन और पुनेट ने युग्मन एवं प्रतिकर्षण बताया था, युग्मन एवं प्रतिकर्षण ये दोनों एक ही घटना के पहलू हैं। दोनों क्या है, एक ही घटना के पहलू है, एक ही घटना के पहलू हैं, जिसे इन्होंने नाम दिया, वह क्या नाम दिया, लिंकेज नाम दिया, संलग्नता नाम दिया। तो जिन्हें इन्होंने संलग्नता नाम दिया, इस आधार पर संलग्नता शब्द या संलग्नता शब्द किसने दिया था, सबसे पहले टी.एस. मॉर्गन ने दिया था। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, बेटसन एवं पुनेट ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से इन्होंने ड्रोसोफिला पर कार्य करते हुए संलग्नता के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि युग्मन एवं प्रतिकर्षण की प्रक्रिया है वह आपको ध्यान रखना है, एक ही घटना के पहलू है तथा एक ही गुणसूत्र उपस्थित जीन होते हैं। वे जीन्स एक दूसरे के साथ वंशागति दर्शाते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जिसे हम सहलग्न जीन्स कहते हैं। और सहलग्न जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। तो इस प्रकार से सहलग्नता को सबसे पहले परिभाषित किया था, वह किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। सबसे पहले इसके बारे में प्रयोग किसने किया था, तो बेटसन एवं पुनेट ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सहलग्नता की खोज हुई थी, हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि सहलग्नता कितने प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिए, सहलग्नता के प्रकार, सहलग्नता के आधार पर जीन्स दो प्रकार की सहलग्नता होती है। एक को आपको ध्यान रखना है पूर्ण सहलग्नता, क्या ध्यान रखना है, पूर्ण सहलग्नता। और दूसरा हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, अपूर्ण सहलग्नता। दूसरी हमें सहलग्नता कौन सी ध्यान रखनी है, अपूर्ण सहलग्नता। तो दो प्रकार की होती है सहलग्नता। ध्यान दीजिए, पहले हमें ध्यान रखना है पूर्ण सहलग्नता किसे कहते हैं। इस प्रकार की सहलग्नता जिसमें जीन इतने समीप होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि ये कई पीढ़ियों तक एक साथ वंशागति दर्शाते हैं, नए संयोग उत्पन्न नहीं होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, पुनर्योजन नहीं होता है, जीन विनिमय नहीं होता है। अगली क्लास हम जीन विनिमय के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ जीन विनिमय नहीं होता है, पुनर्योजन नहीं होता है, नए संयोग नहीं बनते हैं। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि सहलग्नता होती है वह सहलग्नता जीनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जीनों के बीच की दूरी कम होगी, जीनों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ सहलग्नता घटती है। तो जीनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी सहलग्नता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ आप क्या ध्यान दीजिए, पूर्ण सहलग्नता किसे कहते हैं कि इस प्रकार की सहलग्नता में दो या दो से अधिक जीन्स होते हैं, वे जीन्स इतने समीप होते हैं कि वे कई पीढ़ियों तक एक दूसरे के साथ संयोग दर्शाते हैं, एक दूसरे के साथ वंशागत होते हैं, नए संयोगों का निर्माण नहीं होता है, जीन विनिमय नहीं होता है। इस प्रकार की सहलग्नता को जिसे हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ये बहुत कम देखी जाती है, ड्रोसोफिला में इस प्रकार की देखी गई थी। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए अपूर्ण सहलग्नता। इस प्रकार की सहलग्नता होती है, इसमें जीन विनिमय की प्रक्रिया के कारण से, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण से आपको ध्यान रखना है कि इसमें
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते वक्त कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, इस प्रकार की संलग्नता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, इनमें जीनों के मध्य दूरी अधिक होती है और जीनों के मध्य दूरी अधिक होने के कारण से जीन विनिमय या पुनर्योजन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से नए पुनर्योजित संयोजन बनते हैं, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और नए पुनर्योजित या नए संयोग बनने के कारण से कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, इस प्रकार की संलग्नता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। यानी यहाँ पर जो जीन होते हैं वे लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में वंशागति नहीं दर्शाते, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से संलग्नता दो प्रकार की होती है, पूर्ण संलग्नता और दूसरी कौन सी हमें ध्यान रखनी है, अपूर्ण संलग्नता। संलग्नता का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।